क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, इस अनुबंधन का अन्वेषण यानी खोज सर्वप्रथम B.F. स्किनर को मैं बोलता हूं चामड़ेस, चामड़ेस B.F. स्किनर द्वारा किया गया। उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। ऐच्छिक अनुक्रियाएं, अनुक्रिया आप समझ गए हैं ना, फर्स्ट वीडियो में समझ गए होंगे। अनुक्रिया नहीं समझ में आया तो एक बार वापस वो पिछले वाले वीडियो जाकर देखें। हाँ, जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। अनुक्रिया क्या है? अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर। पीछे से हॉर्न बजा, अगर आप सक्रिय यानी कहीं खोए हुए हो तो नहीं हटोगे, अगर आप सक्रिय हैं तो अनुक्रिया दोगे। गुड। स्किनर ने इससे क्रिया प्रसूत कहा है। तो पहला प्रश्न लिखना है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत किसे कहा है? तो क्रिया प्रसूत क्या है? वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवर हो चाहे मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती है और जो उनके नियंत्रण में रहती है। समझ में आ रही नहीं? जैसे पीछे से मैंने बताया एम्बुलेंस का सायरन आ रहा है तो आपकी क्रिया प्रसूत क्या हो जाएगा? ठीक है ना। क्रिया प्रसूत पद का उपयोग इसके लिए किया गया क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। और ये चीज ध्यान रखना, अगर अपने परिवेश में प्राणी सक्रिय होकर ही क्रिया करेगा तो ही वो कुछ अनुबंधन करेगा, बाकी तो उसे गैला कहेंगे। जैसे बाहर एक छोरा फिरता है तो दैट इज नॉट क्रिया प्रसूत। समझ में आ रही नहीं आ रही? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित अपने अध्ययन में चूहा और कबूतरा पर किए। उनको दया नाम की कोई चीज तो आती ही नहीं थी, और आती ही क्यों जब वो उनको चेतन समझते ही नहीं थे। प्रयोग हेतु एक भूखे चूहे को लो एक विशेष रूप से बनाए गए बॉक्स जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया है। परीक्षा में एक्चुअली में जब परीक्षा का लेवल गिरता है ना, जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्किनर बॉक्स क्या है, मतलब ये सवाल पूछने लायक चीजें नहीं होती है। सवाल पूछना एक्चुअली में सिद्धांतिक सवाल होना चाहिए, व्यवहारिक सवाल होना चाहिए, नॉट स्किनर बॉक्स क्या है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया। अरे क्रिया प्रसूत सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्रिया प्रसूत सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। पर क्या करें, हमारे एग्जाम चूहा इस बॉक्स में चारा और घूम फिर सकता था परंतु इसे बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स की एक दीवार में एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध बॉक्स की सतह पर लगे एक भोजन पात्र से होता था। एक लीवर भोजन पात्र से, लीवर के नीचे एक प्लेट भी रहती थी। जब लीवर को दबाया जाता तो भोजन पात्र से एक निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था। जब एक भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया तो उसे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना तो मालूम नहीं था, इसलिए वो भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर हाथ पैर मारने लगा, घूमने लगा, पंजा से खरोचने लगा। ये उसका खोजी व्यवहार, अन्वेषी व्यवहार। समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरह खोजबीन करते हुए संयोग से उसे एक बार उससे लीवर दब गया। लीवर दबते ही प्लेट में खाना गिर गया, चूहे ने उसे खा लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षण के पश्चात यह अन्वेषी फिर व्यवहार पुनः प्रारंभ करता है, और जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे फर्स्ट बार प्रयास, दूसरी बार प्रयास, तीसरी बार प्रयास, भोजन मिला, चौथी बार प्रयास किया, भोजन मिला, ऐसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है। चूहे को बॉक्स में रखने उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय अंतराल भी घटता जाता है। समझ में आ रही?
फर्स्ट बार में ताबड़तोड़ 5 मिनट दबाई तो दूसरी बार में 4 मिनट में लीवर दब गया, तीसरी बार तो 3 मिनट में लीवर दब गया। ये समय अंतराल कम होता जाता है, ये अनुबंधन पूर्ण हो जाता है। जब स्किनर बॉक्स में रखते ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है तो अनुबंधन पूर्ण हो जाता है। यहां यह स्पष्ट है कि लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत है, जिसका परिणाम है भोजन प्राप्त करना। अब यहां क्रिया प्रसूत मतलब ये व्यवहार है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इसका एक्चुअली में उसका उछल फांद करना एक्चुअली में भूख की वजह से उसके प्रयास, वो चाहे स्किनर बॉक्स में रहो चाहे नहीं रहो, वो प्रयास तो करता जब भूखा होता तो, ठीक है, इसलिए इसको क्रिया प्रसूत कहा गया है। इस प्रयोग में हम देखते हैं कि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्ति करने का एक निमित्त है। लीवर का दबना निमित्त यानी कारण है, समझ में आ रहा नहीं, बहाना है। जबकि भोजन तो कहीं और से आ रहा है, पर लीवर दबेगा तो भोजन आएगा। समझ में आ रही ना बात? ये लीवर दबेगा तो भोजन आएगा। अब यहां पावलोव के प्राचीन अनुबंधन से आप थोड़ी थोड़ी तुलना दिमाग में रखते रहना, मुझे नहीं पता, और बिल्कुल अंतर स्पष्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए इस अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? हमें अपने दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। घरा में बच्चे अपनी मां के नहीं रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहां जार में मिठाई छिपाकर रखी गई हो। हम सब ने किया है। समझ में आ रही नहीं आ रही? क्रिया प्रसूत। बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उससे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। क्रिया प्रसूत। दीदी कहां जा रहे हो? दीदी मुझे भी ले चलो ना, अगर उससे कुछ प्राप्त करना है तो। क्रिया प्रसूत। समझ में आ रही ना बात मेरी? ये उदाहरण परीक्षा में आ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर ही तो सीखते हैं। बल्ब चालू करना, खटका दबाते ही बल्ब चालू हो जाएगा। और कुछ लोग 1 साल में ही खटका नहीं जान पाते कि कौन से खटका दबाने से बल्ब जलेगा। नैमित्तिक अनुबंधन। चलिए, वस्तुतः अपने वांछित उद्देश्यों को पाने के लिए मनुष्य नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा बहुत से कार्य संपादित करने वाले संक्षिप्त तरीके सीख लेता है। समझ में आ गई बात? अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक, ये टिप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रही? क्रिया प्रसूत यानी कि चूहे की जो भागदौड़ है वो क्रिया प्रसूत है, व्यवहारिक है। और नैमित्तिक इसलिए कि लीवर का दबना निमित्त है। चलिए, अब आपने ध्यान दिया होगा कि क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें उसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है। परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? लीवर दबाना किस लिए सीखा? वो खाने को मिला, ठीक है ना? या उस व्यवहार को बनाए रखते हैं या उस व्यवहार में परिवर्तन लाता है परिणाम की वजह से। ऐसे परिणाम को प्रबलक बोलते हैं। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है। अब यह समझ लेना, प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है। प्रबलक शब्द आप ऐसा याद रखिए, समझने का प्रयास ज्यादा करें। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। प्रबलक यानी कि कोई वांछित घटना के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। हम जो चाहते हैं उस घटना के घटित होने को बढ़ाता है।
परबलक की अनेक विशेषताएं होती है जो अनुक्रिया की दिशा और शक्ति को निर्धारित करती है। हम किस ओर एफर्ट्स करेंगे ये परबलक ही तय करेगा। परबलक की मुख्य विशेषता में इसका प्रकार, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक। अगर लीवर दबने से उसके माथे में खिल्ली चुभती, समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर संख्या, आवर्ती, गुणवत्ता, उच्च की निम्न, यानी कि जो भोजन मिला है वो किस गुणवत्ता का है। मिठाई का टपड़ा खिरता तो भाई साहब 2-3 बार में लीवर दबाना सीख जाता। समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए, और सतत और आंशिक आदि है। परबलक की ये सभी विशेषताएं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार का दूसरा कारक है जो इस प्रकार के अधिगम को प्रभावित करता है। अनुक्रिया के घटित होने और प्रबलन के बीच का अंतराल बी। अनुक्रिया के घटित होने प्रबलन के बीच का अंतराल भी क्रिया प्रसूत अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि लीवर दबा और आधे घंटे बाद खाना पड़ा तो चूहा समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें लीवर का कितना योगदान है। समझ में आ रहा है यार? इसके बीच समय का गैप भी बहुत मायने रखता है। अब प्रबलन के प्रकार चले आगे। प्रबलन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक प्रबलन में वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है। धनात्मक प्रबलन जिस नैमित्तिक अनुक्रिया से प्राप्त होते हैं उसे दृढ़ करता है और बनाए रखता है। यानी कि धनात्मक प्रबलन हमें वो काम करने के लिए प्रेरित करता है, उस काम को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। धनात्मक प्रबलक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमारी जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति करते हैं, जैसे भोजन, पानी, तमगा, प्रशंसा, ठीक है, धन, प्रतिष्ठा, सूचना आदि। ऋणात्मक प्रबलक अप्रिय और पीड़ादायक उत्पादक होते हैं। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है, उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ का प्रदर्शन करती है, ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करती है। समझ में आई बात? यानी कि भाई खाचो इन्हें दकीने नहीं जानो, झटका मशीन, ठीक है ना। झटका, जानवरों को दूर रखने से हम तारबंदी में झटका मशीन लगाते हैं, वो ऋणात्मक प्रबलन है। उदाहरण के लिए दुखदाई ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना, बिजली के हीटर का उपयोग करना सीखता है। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है, क्योंकि ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करता है। ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ऋणात्मक प्रबलन जो है वो दंड नहीं है। आप कैसे कि दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, जबकि ऋणात्मक प्रबलन परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाता है। जैसे दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक और परिचालक सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं। ये ऋणात्मक प्रबलक है। आपने हेलमेट पहना, ये ऋणात्मक प्रबलक। ये दंड से किस प्रकार भिन्न है? दंड कोई क्रिया घटना घटित होने के बाद चटीड़ मारा जाता है, और इसमें दंड से मतलब कोई क्रिया घटित होने से पहले ही हम सेफगार्ड अपना लेते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए ये ऋणात्मक प्रबलक जो है वो दंड से भिन्न है। जलपान कराया जाए, थोड़ा गले में खराश आ रही है। कोई भी दंड स्थायी रूप से किसी अनुक्रिया को दबा नहीं सकता। हल्के और विलंबित दंड का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता।
समझ में आ रही? दंड जितना कठोर होगा उसका दमन प्रभाव उतने ही अधिक काल तक बना रहेगा, परंतु यह प्रभाव स्थायी नहीं होता। कभी कभी दंड चाहे जितना ही कठोर क्यों ना हो, इसका अनुक्रिया के दमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत दंडित किए गए व्यक्ति में दंड देने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा या विकर्षण का भाव आ जाता है। यह दंड की बात थी, जबकि ऋणात्मक प्रबलक अलग चीज है। ऋणात्मक प्रबलक हमें दूर रखती है उन अनैच्छिक घटनाओं को या अप्रिय घटनाओं से दूर रखती है। और दंड हमने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिसका परिणाम स्वरूप हमें दंड मिला है। अब प्रबलन की संख्या और अन्य विशेषता है। प्रबलन की संख्या से हमारा आशय है कि उन प्रयासों की संख्या से है जिनमें प्राणी को प्रबलन या पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रबलन की मात्रा से आशय प्रबलित करने वाले उद्दीपक को कितनी मात्रा को प्रत्येक प्रयास में प्राणी को प्राप्त होता है। तो प्रबलन की संख्या है और प्रबलक की मात्रा, ये दो शब्द है। प्रबलन की संख्या है संख्या और मात्रा, यानी कि कितनी बार और कितना मिला। समझ में आ रही? अब यहां ध्यान रखना, प्रबलन की गुणवत्ता से तात्पर्य है प्रबलक के प्रकार। मटर का दाना या ब्रेड का टुकड़ा या किशमिश या केक की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाला प्रबलक है। मटर का दाना या ब्रेड का टुकड़ा, किशमिश या केक की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाला प्रबलक है। नैमित्तिक अनुबंधन की गति साधारणतः उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलन की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। अब यहां ध्यान देना है, प्रबलन की संख्या, प्रबलन की संख्या यानी कि जितने ज्यादा प्रयास करने से मिलेगा आप उतना ही अच्छा सीखोगे। तो इसलिए जो चीज कठिन से याद होती है वो स्थायी रूप से याद होती है, इस चीज ध्यान रखना। जो सरलता से याद हो गई वो सरलता से भूल गए। समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर प्रबलन की संख्या, फिर मात्रा, प्रबलन मिला कितना, 100 ग्राम कि 200 ग्राम। फिर क्वालिटी, काजू कतली मिली है कि डालडा गिरी जलेबी मिली है। समझ में आई बात मेरी? दैट इज राइट। अब है प्रबलन अनुसूचियां। प्रबलन सूचियां, प्रबलन अनुसूचियां। हाँ, उतना ही ज्यादा होगा। उतना ही भाई। एक्चुअली में जैसे कि तूने जी तोड़ के मेहनत की, अंदर आया कि एक बूंदी का लड्डू मिला, नेक्स्ट बार क्या करेगी? ऊपर ही नहीं आएगी तू। समझ में आ गई ना? और मेहनत करी, ऊपर आई, दूसरे माले पर आई, तेरे को भरपूर तो बूंदी के लड्डू और आलू प्याज की सब्जी और देसी घी में निकाली हुई पूड़ियां हुई। वो भी मतलब कि वो कौन सा आटे का हलवा बना के लाई थी तू? राजगिरे की पूड़ियां। क्या पूछो बात है फिर तो 3 सीढ़ियां मैं कहूंगा ऊपर है तो और चली जाएगी ऊपर। राइट? प्रबलक अनुसूचियां। प्रबलक अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। प्रत्येक प्रबलन अनुसूची अनुबंधन की दिशा को अपने अपने ढंग से प्रभावित करती है। देखना कैसे? इसके कारण अनुबंधित अनुक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं वाली हो सकती है। नैमित्तिक अनुबंधन में किसी प्राणी को
प्रत्येक अर्जन प्रयास में प्रबलन दिया जा सकता है, प्रत्येक अथवा कुछ प्रयासा में दिया जाता है या दूसरे प्रयास में नहीं दिया जाता। इस प्रकार प्रबलन सतत या सविराम हो सकता है। प्रबलन का मतलब जैसे कि हर बार लीवर दबा आपको खाना आ गया, आप हर बार ऊपर आए और आपको लड्डू मिल गया, आप हर बार ऊपर आए लड्डू मिल गया, या एक एकांतरे आए लड्डू एकांतरे लड्डू मिलता है, ठीक है ना, सतत, ठीक है ना। तो प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है, तो हम उसे सतत प्रबलन कहते हैं। तो सतत प्रबलन किसे कहेंगे? प्रत्येक वांछित अनुक्रिया घटित होगी और तो प्रबलन दिया जाएगा प्रत्येक बार, तो सतत। इसके विपरीत सविराम अनुसूची अनुक्रिया में कभी प्रबलित किया जाता है और कभी नहीं। एक बार दे दिया, दूसरी तीसरी बार नहीं दिया, चौथी बार दे दिया, पांचवी छठी बार नहीं दिया, सातवीं बार दे दिया, फिर आठवीं बार दे दिया, फिर 11वीं बार दिया, ठीक है ना। इससे हम आंशिक प्रबलन बोलते हैं। और ये पाया गया कि आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की अपेक्षा में विलोप के प्रति ज्यादा विरोध पैदा करता है। अब यहां वापस लाइन पढ़ता हूं। आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की अपेक्षा में विलोप के प्रति ज्यादा विरोध पैदा करता है। अर्थात आंशिक प्रबलन से आप भूलते नहीं हो। समझ में आ रही बात? आप भूलते नहीं हो। तो अपने विद्यार्थियों को आप आंशिक प्रबलन भी देंगे, सतत प्रबलन भी देंगे। हर बार प्रबलन देंगे तो वो प्रबलन आपका प्रबलन रहेगा भी नहीं। इसलिए हाँ, इसलिए वो विलोपन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ये करना नहीं करना, आज छोड़ने यार, मूड नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही? बस विलंबित प्रबलन। किसी भी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ कम होती जाती है। विलंब के साथ साथ प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता। प्रबलन का मुख्य काम क्या है? प्रबलन का मुख्य काम यह है कि जो उसने काम किया उसको बढ़ावा देना, यही तो प्रबलन है। और यही प्रबलनकारी क्षमता का मतलब, इस प्रबलन में इतनी प्रबलनकारी क्षमता है, तो जितना विलंब के साथ प्रबलित किया जाएगा उतना ही कम होगा। यह पाया गया कि प्रबलन प्रदान करने में विलंब से निष्पादन का स्तर निकृष्ट हो जाता है। काम छो को आज करियो और 40 दिन फच के करिया तो काम बहुत बढ़िया करियो। समझ में आई? ठीक है। यदि बच्चा से यह पूछा जाए कि वो किसी काम को करने के तुरंत बाद एक छोटा सा पुरस्कार लेंगे या लंबे अंतराल के बाद बड़ा पुरस्कार लेंगे, पसंद करेंगे, तो वो बालक कहेगा बड़ा पुरस्कार लेंगे दादा, ना छोटा पुरस्कार लेंगे, हैंड टू हैंड का मामला। समझ में आ रही बात? अब मैं आपको कुछ अंतर बताने जा रहा हूं जो बहुत ध्यान से समझना। प्राचीन अनुबंधन जो पावलोव का है और क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन, जो नैमित्तिक अनुबंधन है, वो चामड़ेस यानी स्किनर का है। ठीक है ना? तो इसमें अंतर क्या है? प्राचीन अनुबंधन में अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होती थी, क्या कि वो प्रतिवर्ती अनुक्रियाएं हैं जो स्वतः ही उचित उद्दीपकों के द्वारा प्राप्त की गई है। पहले ही पता था कि रोटियां है। ऐसे उद्दीपकों को अनअनुबंधित उद्दीपक के रूप में चुना गया है। रोटी को उनके द्वारा प्राप्त की गई अनुक्रियाएं अनअनुबंधित अनुक्रियाएं हैं। इस प्रकार पावलोव के अनुबंधन को बहुधा अनुक्रियाकारी अनुबंधन कहा जाता है। याद रख लेना, अनुक्रियाकारी अनुसरण क्रिया करने की कार, ठीक है ना, जिसमें अनअनुबंधित
उद्दीपक अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। अब यह नैमित्तिक में समझ लेना, नैमित्तिक अनुबंधन में अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती है, समझ में आ रही? और ऐच्छिक अनुक्रियाएं या क्रिया प्रसूत अनुक्रियाएं होती है। अब वो चूहा कितनी दूर लगाएगा ये खुद के ऊपर डिपेंड है। इस प्रकार इन दो प्रकार के अनुबंधना में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं का अनुबंधन होता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी और अनअनुबंधित उद्दीपक सुपरिभाषित होते हैं पहले से ही, घंटी बोटी। परंतु क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनअनुबंधित उद्दीपक परिभाषित न होते हैं कि लीवर दबने पर क्या मिलेगा पता नहीं, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर से ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही नहीं आ रही? जबकि पता है पावलोव के कुत्ते को घंटी है तो रोटी है। प्राचीन अनुबंधन में अनअनुबंधित उद्दीपक का प्रस्तुत किया जाना उपयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलक का मिलना या न मिलना अनुक्रिया सीखने वाले प्राणी के नियंत्रण में होता है। राइट? इसलिए अनअनुबंधित उद्दीपक के लिए प्राचीन अनुबंधन के दौरान प्राणी निष्क्रिय रहता है, अनअनुबंधित उद्दीपक के लिए, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी को सक्रिय होना होता है, तब उसे रोटी मिलेगी। अनुबंधन के इन दोनों रूपों में प्रायोगिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी भी भिन्न है। अब थोड़ी तकनीकी है सवाल, जो सवाल पूछते हैं ना लोअर क्लास के। इसके अतिरिक्त क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो प्रबलक है वो प्राचीन अनुबंधन में अनअनुबंधित उद्दीपक है। घंटे के साथ जो रोटी है, घंटे के साथ जो रोटी है वो क्रिया प्रसूत में चूहे के लिए दाना है। अनअनुबंधित उद्दीपक के दो कार्य होते हैं। प्रारंभिक प्रयासा में ये अनुक्रिया उत्पन्न करता है तथा उसे प्रबलित भी करता है ताकि अनुबंधित उद्दीपक से संबंधित हो सके, बाद में उसके द्वारा उत्पन्न किया जा सके। ये चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रबलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबा खैर, शुभ रात्रि।